मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो नियंत्रण और समन्वय का जो मुख्य कार्य होता है वह तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। अर्थात तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय हमारे शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए केवल तंत्रिका तंत्र की ही भूमिका नहीं होती है, उसके अलावे भी हमारे शरीर में कुछ रसायन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। तो ये जो रसायन होते हैं, रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, इसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन का स्राव जो है, यानी हार्मोन जो हमारे शरीर में बहता है, एक जगह से दूसरे जगह जो बहता है, उसे हम लोग ग्रंथि कहते हैं, जिससे होकर के यह बहता है। तो हमारे शरीर में ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। हालांकि यह ग्रंथि जो है, इस ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है, क्योंकि यह नलिका से होकर के नहीं बहती है। यानी रसायन का जो स्राव होता है हमारे शरीर में, वह नलिका विहीन ग्रंथि से होकर के होता है। यानी एक तरह से रासायनिक पदार्थ के स्राव का जो बहने का जो मार्ग होता है, उसी को हम लोग नलिका विहीन ग्रंथि कहेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय पर। तो जंतुओं में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिकों के द्वारा होता है। यह रासायनिक यौगिक हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन का स्राव कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों से होता है। तो जिस ग्रंथि से यह स्राव होता है उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और चूंकि ये जो ग्रंथियां होती है नलिका विहीन होती है, इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि नलिका विहीन ग्रंथि किसे कहते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अब देखिए हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि एक मार्ग है, वह कोई हार्मोन्स नहीं है। उससे होकर के हार्मोन्स बहते हैं, यानी शरीर में विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। कौन सा पदार्थ? हार्मोन बहते हैं। किससे होकर के? अंतःस्रावी ग्रंथि से होकर के। और अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं और जनन ग्रंथियां। यह सारी ग्रंथि, जो 6 ग्रंथि आप देख रहे हैं, इसे हम लोग नलिका विहीन ग्रंथि भी कह सकते हैं। यानी सवाल यदि ये आ जाए कि कौन से नलिका विहीन ग्रंथि हैं, यदि यह 6 में से नाम कोई भी दे दे तो ये सारे नलिका विहीन ग्रंथि हैं, क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि ही नलिका विहीन ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण बल्कि कहा जाए तो वह है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो इनसे होकर के बहुत सारे हार्मोन्स का स्राव होता है, इसीलिए इस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो यह कपाल की स्नेफाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित रहती है। आप यदि अपने कपाल को देखें तो इसका जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर इसी गड्ढे में जो है यह पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि स्थित होती है। आपको यदि कभी कभी सर में दर्द हो जाए तो इस तरह से यहाँ पर उसको स्फेनॉइड तक लाने का प्रयास करें, स्फेनॉइड हड्डी तक ले जाने का इस तरह से प्रयास करें। इससे जो है मास्टर ग्रंथि पर कुछ विशेष हार्मोन्स का स्राव होता है, जो इस दर्द को दूर कर देता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि। यह कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित रहती है। यह कई प्रकार के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि का भी नियंत्रण करती है। देखिए खुद तो यह जो है अपने अंदर जो बहता है हार्मोन्स तो बहता ही है, साथ ही साथ अन्य ग्रंथि को भी यह नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं।
पिट्यूटरी ग्रंथि के दो भाग होते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ जो पाया जाता है बिल्कुल हेड के बीच में, वह दो भाग उसका बटा होता है। पहला है अग्रपिंडक और दूसरा है पश्चपिंडक। यानी आपसे ये पूछा जाए कि मास्टर ग्रंथि जो होते हैं या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि वो कितने भाग में बटे होते हैं, तो दो भाग। कौन कौन? अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। तो सबसे पहला चलते हैं अग्रपिंडक। इसमें क्या क्या होता है, यानी अग्रपिंडक में जो हार्मोन्स का स्राव होता है, हार्मोन्स जो बहते हैं, वह हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं। तो अग्रपिंडक में स्रावित हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। यानी एक तरह से शरीर के वृद्धि में यह सहायक होता है। अग्रपिंडक, आप ध्यान रखेंगे, अग्रपिंडक हो या पश्चपिंडक हो, दोनों मास्टर ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि का ही एक भाग होता है। तो अग्रपिंडक में जो हार्मोन्स का स्राव होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि यह जो है इसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। यानी किसी मनुष्य के वृद्धि, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई का वृद्धि होना या उसके वृद्धि में कमी होना, यह सारा डिपेंड करता है अग्रपिंडक में बहने वाले हार्मोन्स के कारण। तो ये जो हार्मोन्स अग्रपिंडक में बहेंगे, यदि यह ज्यादा मात्रा में बहेंगे तो इससे शरीर का मांसपेशी और हड्डी जो है बहुत तेज गति से बढ़ेगा। और बहुत तेज गति से जब वृद्धि होता है इस तरह से, यह एक प्रकार का रोग भी कहा जाता है जिसको जायगोटिज्म कहा जाता है। क्या? जायगोटिज्म। एक तरह से जायगोटिज्म राक्षसी हो गया एक तरह से, यानी बहुत बड़ा आकार। और यदि अग्रपिंडक में वृद्धि हार्मोन कम मात्रा में स्राव होते हैं, उससे हमारा शरीर का लंबाई या वृद्धि जो है बहुत कम हो पाता है, जिसको हम लोग बौनापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बौनापन। तो यदि आपसे सवाल ये पूछा जाए कि यदि शरीर में अधिक, अग्रपिंडक में यदि अधिक वृद्धि हार्मोन का जो स्राव होगा तो उससे कौन सा बीमारी हो सकता है, तो जायगोटिज्म। और जो कम स्राव से जो बीमारी होगा, यानी हमारी शरीर की वृद्धि कम होगी, उसको कहेंगे बौनापन। ठीक है, चलिए आते हैं इस पर। तो कहता है कि अग्रपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। यह शरीर की वृद्धि, विशेषकर हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अग्रपिंडक द्वारा स्रावित एक अन्य हार्मोन नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि यह अंडाणु और शुक्राणु जो है, अंडाणु स्त्रियों में पाए जाते हैं जबकि शुक्राणु वह पुरुष में पाए जाते हैं। यही दो ऐसे चीज होते हैं जो जनन के क्रिया में सहायक होते हैं, यानी मनुष्य की वृद्धि में ये सहायक होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु। तो ये दोनों जो बनते हैं, तो कह रहा है कि अग्रपिंडक द्वारा स्रावित एक अन्य हार्मोन नर में अंडाणु तथा मादा में नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करती है। उसी तरह से एक अन्य हार्मोन मादा के स्तनों को दुग्ध स्राव के लिए उत्तेजित करता है। तो आप समझ गए कि यह जो मास्टर ग्रंथि है यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, वह कितना इंपॉर्टेंट है, उससे कौन कौन से हार्मोन्स का स्राव होते हैं, या किस किस लिए जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, चूंकि इसका दो भाग होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि का दो भाग, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। तो अग्रपिंडक में आपने देखा कि यह किन किन चीजों को नियंत्रित करने में हमारे शरीर में सहायक होता है। अब चलते हैं पश्चपिंडक का क्या कार्य है। तो क्या कहता है कि पश्चपिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है, यानी जल को जहां जिस हिस्से में जल को जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है वह उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है, यानी जल का जो अतिरिक्त मात्रा होता है उसको बाहर निकालने का मदद करता है, और जो आवश्यक चाहिए जल को उसको नियंत्रित रखने में यह सहायक करता है। कहां पर बहने वाला हार्मोन? पश्चपिंडक में बहने वाला हार्मोन। दूसरा कार्य यह है कि पश्चपिंडक द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन मादा में बच्चे के जनन में सहायक होता है, यानी बच्चे के जन्म में जो है पश्चपिंडक जो सहायक होता है वह कौन सा हार्मोन होता है? वह पश्चपिंडक में पाए जाने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि। तो
थायराइड ग्रंथि यह एक द्विपिंडक रचना है। द्विपिंडक मतलब दो पिंड के तरह दिखेगा, यहां पर पाया जाता है द्विपिंडक। द्विपिंडक रचना होती है। यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित होती है। लैरिंग्स आप लोग पढ़ चुके हैं। इस ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है, तो हो जाएगा थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचयन का नियंत्रण करता है। यानी थायरॉक्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और वसा, इस तीनों का नियंत्रण करता है। या फिर ये बोला जाए कि पाचन में सहायक करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषकर हड्डी, बाल इत्यादि के विकास के लिए आवश्यक है। यदि थायरॉक्सिन का यदि स्राव नहीं होगा तो हमारे शरीर के हड्डी या फिर हमारे बाल में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है। थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। यानी थायरॉक्सिन जो है तभी हमारे शरीर में काम करेगा जब उसको आयोडीन मिलेगा। आयोडीन आवश्यक है शरीर में थायरॉक्सिन से निकलने वाले हार्मोन्स के लिए। और यदि हम लोग आयोडीन का सेवन नहीं करेंगे तो जो शरीर को आयोडीन की आवश्यकता होगी उसको पूरा करने के लिए थायरॉक्सिन से वह आयोडीन का स्राव तेजी से करने का प्रयास करेगा, जिसके कारण यह गला वाला भाग, चूंकि आप देख रहे हैं कि यहीं पर जो है इसी हिस्से में यानी लैरिंक्स में ही यह चीज पाया जाता है, इसीलिए यहीं से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। और जब यह ज्यादा मात्रा में यदि हम आयोडीन नहीं लेंगे तो फिर थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन में भी आयोडीन पाया जाता है, तो आयोडीन का ज्यादा मात्रा का जो है स्राव वह इस रास्ते से होने का प्रयास करेगा। अब आप छोटा सा बात ये सोचो कि हमको जो है एक बहुत बड़ा टब में पानी भरना है 1 मिनट के अंदर, और छोटा पाइप से हम पानी डाल रहे हैं, तो हमको ज्यादा मात्रा में पानी यदि उससे हम डालने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, पाइप फट सकता है ना। तो यहां पर भी यही स्थिति है। चूंकि थायरॉक्सिन जो है वह इसी एक तरह से गला से होकर के या श्वास नली से होकर के बहता है, तो इसीलिए ज्यादा मात्रा में जब बहेगा तो यहाँ का हिस्सा जो है वह फूल जाता है। आप लोग देखे होंगे यदि किसी का गला यहाँ पर इस तरह से फूला हुआ रहता है तो इसका निश्चित मतलब यही है कि वह आयोडीन का सेवन बहुत कम करता है या नहीं के बराबर करता है। इसके कारण वह हिस्सा फूल जाता है। इसको एक रोग कहा जाता है जिसको ग्वाइटर या फिर घेघा, ये दोनों रोग, या फिर एक गलगंड, ये 3 रोग के नाम से इसको जाना जाता है। यह जो है आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग होता है। इसीलिए डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह देता है ताकि जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स हैं उस पर नियंत्रण किया जा सके। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन कम बनता है, जिससे घेघा या गलगंड या ग्वाइटर रोग होता है। अगला है पाराथायराइड। ये था थायराइड, अगला है पाराथायराइड। यह मटर आकृति वाली पॉलीयुक्त ग्रंथियां हैं। मटर आप लोग देखे होंगे, मटर इस तरह से इसका साइज होता है, पॉलीयुक्त ग्रंथि होती है। यह थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करती है। देखिए हमारे शरीर में हर एक चीज का एक संतुलन होना चाहिए, और आप लोग वही चैप्टर पर नियंत्रण एवं समन्वय, इसीलिए जो अतिरिक्त होगा या ज्यादा मात्रा में यदि स्रावित होगा तो हमारे कुछ शरीर में हार्मोन्स होते हैं जो उस पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम का नियंत्रण कौन करता है, पाराथायराइड से बनने वाला जो हार्मोन्स होते हैं वह हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके पहले आप लोग ऊपर में देख रहे थे कि थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड एक तरह से बोला जाए कि यह आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि। यह ग्रंथि प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित होती है, यानी वृक्क के ठीक ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित होती है। इसे सुप्रारिनल ग्रंथि भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। पहला बाहरी कॉर्टेक्स और अंदरूनी मेडुला।
यह जो है एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा, देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, ये दो भाग जो होते हैं, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा कौन कौन सा हार्मोन स्राव होता है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा ग्लूकोकार्टिक्सक्वाइड्स और मिनरलोकार्टिक्वाइड्स एवं लिंग हार्मोन का स्राव होता है। किससे? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। उसी तरह से एड्रिनल मेडुला द्वारा एप्रिनेफ्रिन एवं नॉन एप्रिनेफ्रिन का हार्मोन का स्राव होता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि मेडुला द्वारा जो है कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, तो यह एप्रिनेफ्रिन या फिर नॉन एप्रिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट आते हैं लैंगर-हैंस की द्वीपकाएं। जहां तक इनका एड्रिनल ग्रंथि का कार्य है, तो इनमें अलग अलग जो हार्मोन्स का स्राव होता है, सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। नेक्स्ट है लैंगर-हैंस की द्वीपकाएं। यह अग्नाशय में पाया जाने वाला एक हल्के पीले रंग का ग्रंथि है। हाँ, अग्नाशय में विशेष प्रकार के समूहों में पाया जाता है, जिसे लैंगर-हैंस की द्वीपकाएं कहते हैं। मतलब अग्नाशय जो हमारे शरीर का एक हिस्सा होता है, उसी में यह ग्रंथि पाया जाता है। किस रूप में? एक कोशिका के समूह में पाया जाता है, विशेष कोशिका का यह एक समूह होता है। तो यह भी हार्मोन्स का स्राव करता है। तो यह जो है एक अंतर स्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। इसमें होने वाला, मतलब इससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है, वह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज जैसे ही शब्द आए, समझ जाइए एक तरह से मीठापन, चीनी में मीठा होता है। तो ग्लूकोज यदि हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है, तो उससे मधुमेह का रोग होता है, जिसको डायबिटीज भी कहते हैं। तो हालांकि मधुमेह या डायबिटीज का मेन मतलब यही है कि हमारे शरीर की पाचन शक्ति कमजोर है, इसीलिए वह रोग होता है। लेकिन जनरल मीनिंग यही है इसका कि मधुमेह जो है अधिक मात्रा में ग्लूकोज की मात्रा के सेवन से होता है। इसीलिए लैंगर-हैंस की जो द्वीपकाएं होती हैं, वह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं जनन ग्रंथियां। तो जनन ग्रंथि, जनन मतलब हुआ जन्म होना, यानी बच्चों का जन्म होना, एक तरह से अपने समान लोगों की संख्या में वृद्धि करना। तो मनुष्य में जो है दो तरह का जनन ग्रंथियां पाया जाता है, जिसमें से पहला जनन ग्रंथि का नाम है अंडाशय एवं वृषण। हालांकि यह जो है, चूंकि मनुष्य में पुरुष और स्त्री दोनों आ जाते हैं, तो यह दोनों जो भाग है, यह अलग अलग जनों में पाए जाते हैं। अंडाशय यह मादा में पाई जाती है, जबकि वृषण यह पुरुष में पाया जाता है। तो अंडाशय मादा में पाई जाती है। इसमें बहने वाला हार्मोन के कारण बालिकाओं में यौवन अवस्था में होने वाले सभी परिवर्तन को दिखाता है, जबकि वृषण पुरुषों में पाया जाता है। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को एड्रोजेंस कहते हैं। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन का स्पेशल नाम है एड्रोजेंस। हालांकि यहाँ पर अंडाशय द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं, उसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वृषण द्वारा जो स्रावित हार्मोन है, उसका नाम है एड्रोजेंस। अब एड्रोजेंस भी बहुत प्रकार का होता है, तो उसमें से सबसे प्रमुख एड्रोजेंस हार्मोन जो है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन यह वृषण में बहने वाला एक हार्मोन है। तो हार्मोन पुरुषों के यौन आचरण को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह था रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।